अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि आज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की कोई तकरीबन 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान 2 घंटे से ज़्यादा तवालत की पाकिस्तानी टेलीविज़न के मेन जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके की प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर्स के साथ एक बहुत ही तफसील मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही और इस मुलाकात में पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी बहरान है नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से, उसके हवाले से हर किस्म का सवाल पूछा गया। यानी अगर आप उस मीटिंग में खुद होते तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस मीटिंग की कोई वीडियो आपके सामने आ जाए तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सवाल जो जहन में आ सकता है, कोई भी ऐसा सवाल जो किसी के जहन में आ सकता है, जो आप में से किसी के जहन में सवाल है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, PMLN क्या चाहती है, PPP क्या चाहती है, ये नो कॉन्फिडेंस की पूरी तहरीक कब से शुरू हुई है, इसमें बैरूनी अवामिल क्या हो सकते हैं, क्या इसमें कोई पैसा लग रहा है, इसमें कामयाबी के क्या चांसेस हैं, आपकी नाकामी के क्या चांसेस हैं, आपकी हुकूमत के क्या फेलियर्स हैं, आपकी हुकूमत की क्या कामयाबियाँ हैं, आप आगे क्या करेंगे, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो हर किस्म का मुमकिना सवाल जो है वो इस मीटिंग में, इस डिस्कशन में वो सवाल पूछा गया और बहुत ही कामली, बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर सवाल का जवाब दिया। कुछ लम्हे बहुत ही दिलचस्प थे, वो लम्हे जब चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, उनकी पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी मैंने तो हमेशा आपको सपोर्ट किया लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपकी ठीक नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही खंदा पेशानी से, बहुत ही तहम्मुल से इस किस्म की तमाम तनकीद का जवाब दिया। अब शुरू में तो ये जब हम वहाँ पहुँचे और ऐसा कोई वहाँ पे नहीं था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है और इसको कोट नहीं करना, जो पॉइंट्स वहाँ बताए गए हैं इनका जिक्र नहीं करना, इसके ऊपर कमेंट नहीं करना। लेकिन बाद में जब हम वहाँ पे उठ रहे थे, निकल रहे थे, तो उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इंसिस्ट किया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए और इसकी वो एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये कॉमेंट किसने किया, ये सवाल जो है ये किसने पूछा है। लेकिन उसके बावजूद तो जब मैं वहाँ से निकला, मेरा ख्याल उसके बाद मैं और छोटी मोटी मीटिंग्स करता रहा, चूँकि वहाँ पे लॉ मिनिस्टर भी थे, वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिशियंस भी थे, वहाँ पे असद उमर साहब भी थे, तो मैं मुख्तलिफ छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करता रहा। मेरा ख्याल है मैं 4 बजे के बाद जब वहाँ से निकला हूँ, 4 सवा 4 बजे, तो मुझे टेलीविज़न चैनल ने, मेरे अपने टेलीविज़न चैनल ने और भी बहुत से टेलीविज़न चैनल्स ने अप्रोच किया कि आप इसके ऊपर कॉमेंट करें। तो मेरा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल ये था कि ये एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग है, इसके ऊपर हम कॉमेंट नहीं कर सकते और हमें इसके ऊपर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। ताहम उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स ने मुझे ये बताया कि आप तो कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन सारे ही टेलीविज़न एंकर जो हैं वो बैठे हुए हैं और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कोई 5 बजे के करीब जाके, शायद पौने 5 बजे के करीब मैंने भी इस पे चंद कमेंट किए थे। लेकिन इस वक्त मैं इस मीटिंग के अंदर जो सवाल उठे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो जवाब हैं उनके क्या जवाब हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता एज ए रिस्पेक्ट ऑफ द कमिटमेंट जो हमने वहाँ से किए। मैं जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मेरी सेंस है, वो मेरा एनालिसिस है आज की इस मीटिंग को देख के और गुज़िश्ता चंद दिन की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऑपोजिशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट एनालिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, डॉट कनेक्ट करते हुए मैं खालिस्तन अपना एक ज़ाती पर्सनल एनालिसिस जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के इस वक्त का जो क्राइसिस है नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 7-8 के पॉइंट हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी बहरान है, जब और ये एक ऐसा सियासी बहरान है जिसमें चूँकि ये चीज़ मसलसल 3 हफ्ते से पक रही है। आज 25 तारीख है, 8 तारीख को अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस वोट अपना रेजोल्यूशन जमा करवाई थी नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। उससे भी कई दिन पहले से ज़ाहिर है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे थे कि भाई हम आ रहे हैं, तहरीक चल रही है, लॉन्ग मार्च हो रही है। तो अब तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है और पाकिस्तान में इस हवाले से जहन बहुत एजिटेटेड है, लोग जो हैं वो बहुत पोलराइज हो चुके हैं, जहनों में बहुत इश्ताल है, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जज्बात भी भड़के हुए हैं। वो तमाम पाकिस्तान के कम अज़ कम अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या छोटे शहरों में भी रहते हैं, जो जितना भी एक सियासी तौर पर बाशऊर किस्म का पाकिस्तानी आप कह लें तबका है, कम अज़ कम 30-40% पाकिस्तानी आबादी जो है, जो मिडिल क्लासेस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लोग हैं, वो सब लोग जो हैं एक अवेयर सिटीजनरी है, वो इस वक्त इस पूरे हेजान का, इस पूरी कैफियत का वो इसका हिस्सा है। और ये सूरत हाल सिर्फ कोई पाकिस्तान के बड़े या छोटे शहरों तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा तकरीबन
आप कह लें कि 10 मिलियन का शायद डायस्पोरा होगा, या उससे भी ज़्यादा का डायस्पोरा है, जो बरतानिया में है, जो यूरोप के हर मुल्क में फैला हुआ है, जो अमेरिका में है, जो मशरक़ वस्ती में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो न्यूजीलैंड में, वो सब लोग जो हैं इस वक्त इस हिजानी कैफियत का हिस्सा हैं। उसका नेट इफ़ेक्ट ये है कि हर तबका फ़िक्र या हर फैक्शन जो है, यानी बोथ साइड्स द डिवाइड या 3 साइड्स द डिवाइड या 4 साइड्स द डिवाइड जो हैं, वो सब अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं कि होनी चाहिए, उसको वो एक एनालिसिस की शक्ल में सुनना चाहते हैं। यानी तहरीक इंसाफ वाले सुनना चाहते हैं कि अपोजिशन की जो कॉन्फिडेंस मूव है, जो रेजोल्यूशन है, वो बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी, हुकूमत इसमें से सुरखरू होकर निकलेगी। और अपोजिशन ज़ाहिर है ये चाहती है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो एक नो कॉन्फिडेंस अदम एहतमाद की तहरीक के नतीजे में मुँह के बल नीचे गिरेंगे, ज़लील ख़ार होंगे, रुसवा होकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलेंगे, और यूँ एक नई हुकूमत बनेगी। और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ है गुज़िश्ता 3.5 बरस में, उसका सारा मंजरनामा चेंज हो जाएगा, बदले लिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो करीब कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके खिलाफ केसेस लाए जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से डिफरेंट किस्म की ख्वाहिशात हैं। और चूँकि ये ख्वाहिशात हैं, मैं देखता हूँ बदकिस्मती से इस पूरे हैजान में हर तबका फ़िक्र की और हर फैक्शन की, हर पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की, हर पॉलिटिकल फैक्शन की ख्वाहिश ये है कि उसकी जो ज़रूरत है उसे वो लोग, मेरी तरह के लोग, वो उसे एक अपने एनालिसिस के तौर पर प्रेजेंट करें। यानी एनालिसिस जो है वो एक कमोडिटी है यहाँ पे, जैसे गोल्ड कमोडिटी है, सिल्वर कमोडिटी है, आयरन या स्टील कमोडिटी है। इसी तरह इस वक्त एनालिसिस और ओपिनियन एक कमोडिटी बन चुका है, और ऑल साइड्स ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस कि आप वो एनालिसिस ऑफर करें जो उनको जो है वो एनालिसिस जो है वो सूट करता है। और मेरी तरह के जो बहुत से लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, दर्जनों हैं, शायद सैकड़ों हैं, जिनकी छोटी छोटी एक अपनी कम्युनिटीज़ हैं जो उनको फॉलो करती हैं, जो उनके एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करती हैं। उनके ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि आप वो एनालिसिस न दें जो आपकी अपने एक तजर्बे, एक्सपीरियंस, पढ़ाई लिखाई और मुशाहिदे से आप सीखते हैं, बल्कि आप वो एनालिसिस दें जो कोई चाहता है कि आप वो एनालिसिस दें। तो ये खासी मुश्किल किस्म की सिचुएशन है। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने मीडिया और मुनाफ़क़त के हवाले से कमेंट्स किए थे, और उसमें बहुत से लोगों ने उसको सही समझा, बहुत से लोगों ने उसको गलत भी समझा। शायद मुझे मुनाफ़क़त से ज़्यादा बेहतर चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर मैं करता तो मैं कहता कि मीडिया की दुनिया के हर हिस्से में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के हर हिस्से में, अमेरिका में देख लें, यूक्रेन का जो सारा क्राइसिस है उसमें आपने देखा कि अमेरिका का मीडिया जो है किस तरह से खुल के आपको यूक्रेन की जंग की सूरत हाल या उसमें अमेरिका का कितना कसूर है या रशिया ने क्या ग्राउंड कवर किया है, वो सब चीज़ें आपको बता ही नहीं सकता। तो मीडिया जहाँ कहीं होता है, और ख़ास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, अगर आप बिल्कुल जो है आपकी सिग्निफिकेंस नहीं, आपकी अहमियत नहीं है, आप एक ऐसा कोई ट्विटर हैंडल या इसे कहते हैं फेसबुक पेज चला रहे हैं, या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसको 100 लोग फॉलो करते हैं, या आप अकेले हैं, कोई एक बिल्कुल अलग थलग हैं, आपकी अपनी कोई प्रोमिनेंस नहीं है, तो ज़ाहिर है आप पे उतना दबाव नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट हैं, आपको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, आपकी आवाज़ राइट सर्कल्स में पहुंचती है, तो ज़ाहिर है कि वो दबाव आप पे बहुत बढ़ता चला जाता है। और मीडिया में कहने सुनने की और एक बिल्कुल आज़ादाना एनालिसिस करने में के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी लिमिटेशंस हैं। बट कीपिंग दीज लिमिटेशंस इन व्यू एंड कीपिंग दिस कमिटमेंट कि हम एग्जैक्ट फैक्ट्स जो हैं वो नहीं हमें डाइवर्ज करने चाहिए, मैं आपके सामने अपना एक एनालिसिस जो है प्रेजेंट करूँगा। लेकिन एनालिसिस से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी बता दूँ। मेरी सेंस ये है कि गवर्नमेंट के पास बिकॉज ऑफ इट्स ओन एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट के पास एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, उसकी वजह से, ये मेरी टोटल सेंस है, ये बात वहाँ हुई नहीं है, लेकिन ये एक सेंस मैंने डेवलप की है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सा पैसा या सरमाया या फंडिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो पैसे कहाँ से आए हैं। इस हद तक है कि अगर वो पैसे किसी एयरपोर्ट से एक जहाज़ उड़ा है, तो वो जहाज़ किस एयरपोर्ट से उड़ा है और उसने इस्लामाबाद में किस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया है, किसको कितने कितने पैसे जो हैं वो ऑफ़र हुए हैं। ये चीज़ बरमला आप सुन भी चुके हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कि बैरूनी दबाव के हवाले से, जिसमें सबसे ज़्यादा क्लियर पोजीशन अगर किसी ने ली है गुज़श्ता 3 हफ्तों में, तो इस खाकसार ने ली है कि जो कुछ भी हमारे सामने प्ले हो रहा है इसके अंदर हमें एक एक्सटर्नल अमेरिकन, मेरा कहना है अमेरिकन एंड ब्रिटिश, हमें क्लियरली एक फॉर्मूला और स्क्रिप्ट नज़र आता है। और इस हद तक ज़रूर एडमिट हुआ है कि हाँ, बहुत सा बैरूनी दबाव है, बैरूनी डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स क्या हैं, वो किसके ऊपर हैं, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहते थे। कमेंट
ना करने की वजह बहुत उनकी मौसर थी, बहुत इफेक्टिव थी, बड़ी कन्विंसिंग थी। इसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि ऐसी बातें जो हैं उनके लेवल के ऊपर खुल के की जाएं। ज़ाहिर है लोग स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई जिस सारी को प्रोसेस करने के बाद इन व्यू ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस और जो और इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपके सामने 7-8 पॉइंट्स रखता हूँ। पहला, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू माई एनालिसिस कि क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। मुझे ये समझ आई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जहाँ जाके फंस गई है, अब इसमें 7-8 दिन में या 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है या बचती है। दोनों सूरतों में यहाँ कोई क्लियर विनर या विक्टर नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट बच जाती है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट और उसके सपोर्टर्स ये कहेंगे कि हम कहते थे और ऑपोजिशन नाकाम हो गई है और हम तो सुरखरू हुए हैं। लेकिन अगर लेकिन जो विक्ट्री होगी गवर्नमेंट की वो बड़ी फिरक विक्ट्री होगी इंग्लिश में, बिकॉज गवर्नमेंट इस विक्ट्री को हासिल करने में हुकूमत का जितना जोर लगा है, हुकूमत की सूरत हाल उस सिपाही की तरह होगी, उस सोल्जर की तरह होगी। अगर आप किसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में देखते हैं जो मैदान जंग से वापस तो आता है, लेकिन उसका पूरा जिस्म जो है उस पर जगह जगह ज़ख्म लगे होते हैं, खून रिस रहा होता है, वो बिल्कुल गिरने के करीब होता है। तो गवर्नमेंट बड़ा कुछ दे के अपने एलाइज को, अपने डिसग्रंटेड लोगों को, डिफरेंट फोर्सेस को बहुत कुछ दे के, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करके गवर्नमेंट इसमें से निकल सकती है। ये कोई क्लियर विक्ट्री नहीं होगी, ये बड़ी फिरक विक्ट्री होगी। अगर ऑपोजिशन जैसे कि गवर्नमेंट अगर फॉल कर जाती है तो क्या ये ऑपोजिशन के लिए बड़ी क्लियर विक्ट्री होगी? हरगिज़ नहीं। ऑपोजिशन के लिए भी बहुत बड़ा क्राइसिस मच जाएगा, बिकॉज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि 3 बड़ी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, PMLN, PPP और मौलाना के MMA, वो मिला के उनके पास 155 वोट हैं और सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के 172 वोट हासिल करने के लिए उनको कम से कम 3 और छोटी सियासी जमातें चाहिए होंगी। PMLQ चाहिए होगी, MQM चाहिए होगी, उनको GDA या उनको बाप के लोग चाहिए होंगे, फिर उनको बहुत से आज़ाद लोग चाहिए होंगे। तो एक इफेक्टिव मौसर गवर्नमेंट बनाना जो है वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर जैसा कि हमने सुना है, एक छोटा मोटा स्क्रिप्ट चल रहा था कि इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे या मौलाना या आसिफ अली सरदारी इसके प्रेसिडेंट होंगे, कौन इसका फॉरेन मिनिस्टर होगा। तो ये जो गवर्नमेंट होगी इसको जब तक कि कोई बेल आउट नहीं करेगा, इसके लिए 3-4 महीने गवर्न करना, खास करके अगर इस गवर्नमेंट को ये फौरी तौर पर गवर्नमेंट बन जाती है अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर, तो अगर इस गवर्नमेंट को बजट पेश करना होगा और ये किसी भी तरह बजट से नहीं बच सकेगी, ये अगर बजट से पहले भी अपने आप को डिसॉल्व करे 2 महीने में कुछ कानून साजी करके, लेकिन और उसके बाद कहे कि हम इंटरिम सेटअप देते हैं जो कि जून के आखिर में बजट देगा, तो भी उस बजट की जिम्मेदारी से और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ये सियासी जमातें, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ताज है वो शहबाज शरीफ साहब ने पहना हुआ होगा, तो उसको उसके स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का कोई तरीका जो है वो नहीं होगा। ये तो एक पहला पॉइंट है कि कोई क्लियर विक्टर्स जो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर दूसरी तरफ यह है कि ऑपोजिशन की जमातें इस पूरी चीज़ में कि भाई इमरान खान को हटाना है, इमरान खान किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वो अपना खर्चा भी कर चुकी हैं और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी हैं। इससे पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें खर्च कर दिया और इससे कोई बहुत ज़्यादा आसानी से पीछे हट नहीं सकते। फिर ये बात है कि जो सिचुएशन और PTI के सपोर्टर्स, अगर कहीं बहुत से हलकों में से ये कहा गया कि शायद असम्बलियाँ भी रहें और इमरान खान की जगह -1 फार्मूले के तहत किसी और को PTI से इलेक्ट कर ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती कि तहरीक इंसाफ से कोई और शख्सियत जो है, वो शाह महमूद कुरैशी हों या असद उमर हों या कोई हो, कोई भी इमरान खान को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। और अगर गवर्नमेंट फॉल करती है अगले 6-7 दिनों में तो फिर गवर्नमेंट जाएगी ऑपोजिशन में, PTI ऑपोजिशन में बैठेगी और यही कोalition, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, ये हमारे सामने आ जाएगी। जो सिचुएशन पैदा होगी अगले 1 हफ्ते के बाद, वो सिचुएशन कई महीनों तक परसिस्ट करेगी। मेरा एनालिसिस ये है, कोई चाहे ना चाहे अब सूरत हाल एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रही है। अगर ऑपोजिशन जीत जाती है, ऑपोजिशन एक कोalition गवर्नमेंट बना लेती है, तो भी चूंकि प्रिंसिपल उसका कंपोनेंट PMLN होगा, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब होंगे लंदन से बैठे हुए, तो एक अर्ली इलेक्शन होंगे जो अर्लीस्ट पॉसिबल अक्टूबर में हो सकते हैं, नवंबर में हो सकते हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती है
तो भी ये हुकूमत अर्ली इलेक्शन करवाएगी, इसको 5 या 6 महीने मिल जाएंगे। 5-6 महीनों में इस हुकूमत की ये कोशिश होगी कि उसके बहुत से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके पास बहुत से पैसे हैं, सेहत कार्ड है पंजाब के अंदर जो 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी, उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होगी कि 5-6 महीने के बाद जो है एक आम इंतखाबात कराए जाएँ। और उस सूरत में भी अब पाकिस्तान में 2022 में अक्टूबर या नवंबर 2022 में मैं जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में देख रहा हूँ, चाहे इमरान खान की हुकूमत अगले 1 हफ्ते में बचे, चाहे इमरान खान की हुकूमत अगले 1 हफ्ते में ना बचे। तो इस पॉइंट को, ये मेरा एक पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रजिस्टर कर लें। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई है, जिसमें मेरे से अलावा भी अब आपको लोग ये बात बताएंगे, लेकिन मैंने आपको पिछली भी 1-2 वीडियोज़ में ये बात बताई थी, तहरीक इंसाफ में क्लियरली तौर पर 2 कैंप हैं। एक कैंप का ये ख्याल है कि 6-7 दिनों में अगर शहीद हो जाएं तो कोई हरज नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमाद अज़हर, आप इसको कह सकते हैं, हमाद अज़हर स्कूल ऑफ थॉट है, ये वो ग्रुप है जो समझता है कि तलवार पे गिरें, शहीद हो जाएं, बिकॉज इस वक्त पार्टी का इलेक्टोरल बेस और सपोर्ट बेस जो है उसमें बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ है। पार्टी की पॉपुलैरिटी में उसकी इमोशनल सपोर्ट बेस रीएक्टिवेट हुआ है, इकट्ठे हुए हैं वो सब लोग। उन्होंने पार्टी की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो इकनॉमिक फेलियर्स हैं, जो महंगाई के इशूज़ हैं, जो बहुत से और इशूज़ हैं, उनको इस वक्त नज़रअंदाज कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब चीज़ नहीं होगी, इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी इसमें बेहतरी है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा वो स्कूल ऑफ थॉट है तहरीक इंसाफ में, जो समझता है कि अगर आप इस मौके पे हुकूमत लूज़ कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए, हो सकता है इलेक्शन हो ही ना 6 महीने में। दूसरा उनके जहन में ये भी है कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खासा खिलाफ। ये एक तासुर बड़ा डीप है PTI में कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन। और जब ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा तो ये इंतखाबात जो हैं, ये तहरीक इंसाफ के जो भी प्रोसीजर हो सकेगा ECP के पास, उसका बायस या प्रेजुडिस जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा। और पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं होते, और इलेक्शन से पहले क्या कुछ होता है पॉलिटिक्स में। तो ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं चाहता कि पार्टी जो है वो पावर को लूज़ करे एज अ रिजल्ट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस वोट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो इन क्वेश्चन आंसर्स के दरमियान कई दफ़ा जब ये सवाल उठा, और उनके जवाबों से, और जो उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की रैशनैलिटी दी है, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए हैं, जैसे 27 तारीख का जो जलसा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो पहले वो पार्लियामेंट के सामने करना चाहते थे डी चौक में, लेकिन जो अब परेड ग्राउंड में होगा, वो सब चीज़ों की जब मैं कमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे क्लियरली जो बात समझ आती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये डिसाइड कर लिया है कि गवर्नमेंट ठीक है, वो स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, एलाइज के साथ बात कर रहे हैं, अपने नाराज़ लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है, लेकिन मेंटली तौर पर इमरान खान ये समझते हैं कि गवर्नमेंट किसी ऐसी सौदेबाजी से, किसी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में जिससे तहरीक इंसाफ का इलेक्टोरल बेस, उसकी जो सपोर्ट है वो मुतासर हो, उसकी आंच के ऊपर लफ्ज़ उठें, लोग कह सकें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं हुकूमत बचाने के लिए, तो वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। फॉर इंस्टेंस कुछ क्वार्टर से हम ये सुनते हैं कि एक डिमांड आ रही थी कि जो FIA ने खालिस्तान केस बनाए हैं 1 या 2, जिसमें मकसूद चपरासी वाला केस है, जिसमें वो केसेस जिसकी इज्जत में खालिस्तान शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ आते हैं, तो उनसे भी इमरान खान साहब पीछे हट जाएं। तो ग़ालिबन इमरान खान साहब इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। येस, कंसेशंस टू एलाइज लाइक PMLQ और MQM मुमकिन है। अपने जो नाराज़ अरकान हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मुमकिन है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जो डिबेट हो रही है उस पर सख्ती से स्टैंड लेना जो है वो सब चीज़ मुमकिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट गिर जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे, वो अपोजिशन असेंबली के अंदर भी होगी, वो अपोजिशन सड़कों पर भी होगी, और वो उसके यानी प्राइम, यह आप इस तरह से कह सकते हैं कि इमरान खान की नज़र अगले हफ्ते पे खाली नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नज़र जो है वो अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की जो पाकिस्तानी सियासत है, जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, एक पोटेंशियल इलेक्शन है, वो इसको भी बहुत गौर से देख रहे हैं, और ग़ालिबन ज़्यादा तवज्जो अब उनकी जो है वो उस हवाले से है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो मैं जब देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लंदन में बैठे हुए PMLN के लीडर नवाज शरीफ भी जो हैं वो भी अर्ली इलेक्शन ही प्रिंसिपली तौर पे चाहते हैं, और दोनों सूरतों में गवर्नमेंट अभी फॉल कर जाए तो भी PMLN के बेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि अर्ली इलेक्शन हो। गवर्नमेंट फॉल नहीं भी करती और गवर्नमेंट एग्री करती है, ये गवर्नमेंट मान जाती है, गवर्नमेंट खुद से ऐलान कर देती है कि अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन होंगे, दोनों सूरतों में ये सूरत हाल PMLN के हद से विन विन है।
पीटीआई के लिए ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अगर गवर्नमेंट फॉल नहीं करती है और गवर्नमेंट को अपनी पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को खास करके बजट बनाना पड़ता है, जो आपने फर्नेस ऑयल के अंदर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर और पेट्रोल के ऊपर जो इस वक्त गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, बिजली के बिल पे सब्सिडी दी हुई है, और यूक्रेन की जंग की वजह से जो इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वीट वगैरह की, तो गवर्नमेंट को ये सारा बर्डन उठाना पड़ता है। सो गवर्नमेंट बच जाना, अगर आप 6 महीने आगे की पॉलिटिक्स देखते हैं, तो पीटीआई के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये कह लें कि बहुत ही यानी ये कोई बहुत ही खूबसूरत सिनारियो जो है वो पीटीआई के लिए नहीं है। पीएमएलएन के लिए दोनों सूरतों में विन विन है कि अगर, और ख़ास करके अगर पीएमएलएन के लिए ज़्यादा विन विन उस वक्त है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ ही अर्ली इलेक्शन मान जाती है, वही अर्ली इलेक्शन करा देती है अक्टूबर में, तो नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, नॉट दैट कि नवाज शरीफ साहब ने मेरे कान में ये बोला है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली इलेक्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होंगे, बिकॉज फिर शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर को जो इस वक्त की इकोनॉमिक बदहाली है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से करनी है, कौन मदद करेगा, कौन बेल आउट करेगा, वो सारा प्रेशर पीएमएलएन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो पीएमएलएन के लिए विन विन है। विन विन अगर नहीं है तो कम से कम 2 जमातों के लिए विन विन नहीं है। एक पीपल्स पार्टी के लिए विन विन नहीं है, एक पीएमएल के लिए विन विन नहीं है। दोनों का इंटरेस्ट ये है कि असेंबलीज जो हैं वो चलें, बिकॉज पीपीपी के पास 1.5 बरस थे इस प्रेजेंट सेटअप में। अगर एक नई कोalition गवर्नमेंट बनती है तो पीएमएलक्यू और पीपीपी दोनों का इंटरेस्ट ये होगा कि गवर्नमेंट खासी देर चले, साल से ज़्यादा चले, बिकॉज पीपल्स पार्टी का तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि उन्हें पंजाब के अंदर पेनिट्रेशन मिले, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी पेनिट्रेशन मिले, ताकि वो सिंध से निकल कर जहाँ उनका मजबूत फोर्ट्रेस है वो एक बार फिर एक ऑल पाकिस्तान पार्टी की हैसियत से अपने आप को सेल कर सकें, और इलेक्शन के बाद वो हो सकता है कि एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक जूनियर कोएलिशन पार्टनर की हैसियत से भी वो आ सकते हैं। अब आ जाती है 2 और पार्टीज जो इस वक्त किसी के जहन में नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रूह रवां हैं, जो उसके बानी फाउंडर हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो आखिरी भी केस था दहशतगर्दी को उकसाने के हवाले से, वो भी ख़त्म हो गया। सो यहाँ में क्लियरली नज़र आता है कि जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को और MQM को रीलॉन्च करना चाहेगी। अब जो होने वाला इलेक्शन है, निकल इलेक्शन हो जाता है अगले 6, 7, 8 माह में, अक्टूबर नवंबर में, तो आप देखेंगे कि इसकी खासी पॉसिबिलिटी है कि अगर पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने MQM का कराची में रास्ता ना रोका, तो पुरानी MQM के रेनोवेट होने के, रीजनरेट होने के, वापस आ जाने के और बेहतर इलेक्टोरल पोजीशन हासिल करने के चांसेस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो MQM, ओरिजिनल जो MQM है, जो 2018 से पहले टूट गई, कोलैप्स हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ द रेंजर्स ऑपरेशन, उसकी रीअसर्शन के, उसकी रीइमर्जेंस के चांसेस जो हैं वो खास हैं। उसके अलावा एक और सियासी ताकत जो इस वक्त मंजर आम पे लोग नहीं है, बिकॉज उसको कवरेज नहीं मिल रही, वो है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TLP, जो कराची में भी ज़ोर पकड़ रही है, पंजाब में भी ज़ोर पकड़ रही है, आज़ाद कश्मीर में भी ज़ोर पकड़ रही है, और जितनी पोठवार की बेल्ट है और मरी तक का पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे वो ज़ोर पकड़ती नज़र आती। सो इन इलेक्शंस में TLP भी एक फैक्टर के तौर पर इमर्ज कर सकती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि 2022 में जो इलेक्शन होंगे उसमें एक बार फिर कोई सियासी जमात इस सिचुएशन में नहीं होगी कि वो अकेले में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बना सकेगी। कि फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर सारे मेंबर्स डाल के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मिला के 172 चाहिए, क्योंकि पीएमएलएन का अपने तो ये ज़रूर जोम है, ये ख्याल है कि वो पता नहीं 110 या 100 से ज़्यादा पंजाब से सीटें ले लेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, बैलेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो कोई भी जमात पंजाब से 90, बहुत अगर पीएमएलएन का जोर हुआ तो 95 सीटें ले लेंगे। ये भी मैं बहुत जनरसली बात कर रहा हूँ। लॉजिकली स्पीकिंग 148 में से 90 सीटें लेना, 85 सीटें लेना जो है वो बहुत बड़ी बात है किसी भी सियासी जमात के लिए। और जो 2013 में हुआ था कि 148 में से 120, 21, 22 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन ने खुद ही लेनी थी, वो कोई बहुत फेयर किस्म की इलेक्टोरल एक्सरसाइज वो नहीं थी। सो जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने 60-61 सीटें ली थी पंजाब से, पीएमएलएन ने 65 सीटें ली थी, और दोनों क्लियर विक्टर्स नहीं थे। और ये जो हुकूमत बनी इमरान खान की, इसको बहुत से क्रचेस और सहारे थे। तो अगला भी मसला होगा कि आगे भी जाकर जो हुकूमत बनेगी वो भी कोई पार्टी, अनलेस कि आप ये कहें कि किसी पार्टी की वेव चल जाती है, जैसे तहरीक-ए-इंसाफ की एक वेव चल जाती है अक्टूबर इलेक्शन से पहले, और वो बहुत ज़्यादा सीटें ले लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा स्वीप कर लेते हैं, पंजाब से 60 के बजाय 65 ले लेते हैं, 70 सीटें ले लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दी टर्नओवर कुछ सीटें कराची से निकाल लेते हैं। लेकिन
बारिंग ऑल दिस, ये PMLN की वेव चल जाती है, बारिंग ऑल दिस कोई क्लियर विक्टर वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले तहरीक-ए-इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन दोनों के दरमियान एक अलायंस आफ्टर द इलेक्शन मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि एक सोच ज़रूर है पाकिस्तानी एनालिस्ट सियासत में कि जो जज्बाती लड़ाई है, जो प्रिंसिपल झगड़ा है, जो एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल है, वो है PMLN के दरमियान पंजाब में और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान पंजाब में। दोनों का बैटल ग्राउंड भी वही है। PPP जो है उसका सेफ फोर्ट्रेस है सिंध, और अगर पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान एक अलायंस हो सकता है। वो अलायंस इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब ने करप्शन के हवाले से दुनिया को उस तरह से डिवाइड कर रखा है नीटली, जिस तरह से मौलवी हजरत दारुल हरब और दारुल इस्लाम को देखते थे। लेकिन हो सकता है इसमें एक थिंकिंग पैदा हो, एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक थिंकिंग पता हो चले। अभी तक तो मुझे पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस किस्म की तमाम थिंकिंग के बहुत शदीद मुखालिफ हैं, और जब चंद पार्टी मेंबरान और MNAs ने किसी मीटिंग में इसका जिक्र किया कि हमें पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ अपने रवाबित रखने चाहिए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर बड़ा शदीद रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कि एक प्रैग्मेटिक थिंकिंग जो है वो प्रिवेल कर जाए। जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इकॉनमी तो ज़ाहिर इशू होगा ही कि आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या करना है, लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी और हमारी क्या कंसिडरेशन है, हमने चीन के साथ चलना है, हमें अमेरिका के साथ चलना है, हमें हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुकात रखने, ये इस इलेक्शन के अंदर ये चीज़ उठेगी, इस पर डिबेट होगी, इस पर पोजिशंस जो हैं ली जाएंगी, और रीओरिएंटेशन का तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये अब तक का एक एनालिसिस है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, जो प्रिंसिपल चीज़ थी, उसके बगैर तो ये सारी वीडियो मीनिंगलेस हो जाती है। मेरा ये एनालिसिस है, पर्सनल तौर पर मेरा ये एनालिसिस है कि ये हुकूमत अगले 7-8 दिन में गिर नहीं रही। इमरान खान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस नो कॉन्फिडेंस वोट के नतीजे में फॉल नहीं करेगी। मेरा ये एनालिसिस है कि एलाइज वापस गवर्नमेंट के साथ आ जाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके नतीजे में जो डिसग्रंटल्ड लोग हैं वो वहाँ जो बहस हो रही है, वहाँ जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं, वहाँ से जो मुमकिन जजमेंट आती है, उसके नतीजे में वो इनकरेज ही महसूस नहीं करेंगे कि वो खुल्लम खुल्ला आएँ और आके पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डालें। सो फिर बात एलाइज पे आ जाएगी, और एलाइज जो हैं वो मेरा एनालिसिस ये है कि एलाइज हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट नहीं डालेंगे। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही एनालिसिस है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनली तो शायद हुकूमत को इसका पूरा हक हासिल था, लेकिन प्योरली हुकूमत ने एक ट्रिकरी करके किसी हद तक ऑपोजिशन का इसमें इल्ज़ाम सही है कि एक अनएथिकल तौर पे हुकूमत ने खेला। हुकूमत ने इस पूरी चीज़ को इतना लटका दिया है कि ऑपोजिशन जिसकी 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसको 4 एलाइज को भी साथ लेके चलना है, जिसको हुकूमत के धड़ों के साथ बातचीत करनी है, उसके लिए ये प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है। और जब भी कोई नेगोशिएशन, कोई प्रोसेस, कोई कैंपेन इतनी लंबी हो जाती है तो तमाम जो धड़े हैं जहाँ 7-8 हैं उन सब के पास अल्टरनेट ऑप्शंस, अल्टरनेट पोजिशन, अल्टरनेट सजेशंस कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सब उनके सामने आने लग जाती हैं। सो ये एक गवर्नमेंट का एज है जिसे गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती नज़र आती है, और ये 30-31 या हो सकता है 2 अप्रैल तक की कहानी चले। मुझे ये लग रहा है, मेरा ये एनालिसिस है एट दिस पॉइंट, कि मुझे गवर्नमेंट इस स्टेज पे गिरते नज़र नहीं आती, लेकिन देयर आर नो क्लियर विक्टर्स, नो क्लियर विनर्स आउट ऑफ दिस प्रोसेस। थैंक यू।